पिछले चैप्टर में जैविक अणुओं के बारे में बताया आपको। आज अगला पार्ट जो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के नाम से है, इस चैप्टर में आपको कोशिका चक्र, सूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था, सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व और अर्धसूत्री विभाजन के विषय में पढ़ना है। देखिए, सजीवों का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर आपने जीवों को पढ़ा कि वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, मानी एक कोशिकीय हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के उनका शरीर बना होगा, मीन्स वो बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। और कोशिका के बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन टू बी एज सेल, और यू कैन से प्लांट और एनिमल सेल is the most important invention in nature। प्रकृति में पौधे या जंतुओं की कोशिका की खोज एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। जहाँ तक कोशिका विभाजन का सवाल है, तो कोशिका विभाजन जीवन की कंटिन्यूटी का फिजिकल बेस है, भौतिक आधार। कोशिका विभाजन जीवन की निरंतरता का भौतिक आधार है, और इसमें मदर सेल से संतति कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन या कोशिका निर्माण कहते हैं। वास्तव में एक होता क्या है कि एक कोशिका का जो निर्माण होता है वो अपनी पैतृक कोशिका से होता है, किसी दूसरी पूर्ववर्ती कोशिका से। इसलिए एक कोशिका के विभाजन से नई कोशिका जो बनती है उसे हम संतति कोशिका या पुत्री कोशिका कहते हैं। तो पूर्ववर्ती पैतृक कोशिका से संतति या पुत्री कोशिका का निर्माण ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यूनिसेल्युलर जो प्लांट या एनिमल हैं, मानी यूनिसेल्युलर जो इंडिविजुअल्स हैं, जीवधारी हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टीसेलुलर जीवों में लैंगिक जनन होता है। ये दोनों ही क्रियाएं कोशिका विभाजन का ही परिणाम है। अब बात आती है कि कोशिका विभाजन में होता क्या है। तो जो मदर सेल है उससे डॉटर सेल के निर्माण को कोशिका विभाजन जैसे कहा गया था, उस कोशिका विभाजन के समय कोशिका के कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम, केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों को कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और केंद्रक का विभाजन ये कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। देखिए, स्वतंत्र कोशिका निर्माण भी इसमें एक तरीका हो सकता है। कोशिका का विभाजन पूरा हो जाए और संतति कोशिकाओं का परस्पर पृथक होने की जो क्रिया है उसको हम फ्री सेल फॉर्मेशन कहते हैं। फ्री सेल फॉर्मेशन में एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन नाम की विधि आती है। ये कोशिका विभाजन की सबसे प्रिमिटिव मेथड है। इसे डायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं।
इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर बीच में थोड़ा सा दब करके उसकी आकृति डमरू जैसे आकार की हो जाती है, डमरू जैसा हो जाता है वो, और फिर पूरी तरह से दब करके दो आधे भागों में उस केंद्रक का डिवीज़न हो जाता है। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, इनमें सब में पाया जाता है। एक फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में बंट जाता है और दोनों केंद्रकों के बार बार बंटने से कोशिका द्रव्य में बड़ी संख्या में केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं। इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य बंटता नहीं है। ऐसी कोशिका को बहुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। पौधों में ऐसी कोशिका को सीनोसाइट कहते हैं क्योंकि कई केंद्रक हैं उसके अंदर। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनमें भ्रूणपोष और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में गैमीटोफाइट, एम्ब्रियोनिक सेल्स में विभाजन जो होता है वो इसी प्रकार का यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है जिससे बहुकेंद्र की रचना बनती है। इसके बाद बात आती है कोशिका चक्र की। वास्तव में कोशिका चक्र क्या है, पहले इसे समझें। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र से क्या अभिप्राय है उसको समझना है हमें। देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। एक कायिक कोशिकाएं, दैहिक कोशिकाएं जो देही में पाई जाती हैं। एक जेनेटिक कोशिकाएं, जननिक कोशिकाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं, संतति का निर्माण करती हैं। तो जो कायिक कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाएं हैं, उनमें ग्रोथ और डिवीज़न का एक नियमित साइकिल चलती है उनमें। इसी साइकिल को सेल साइकिल कहते हैं। यानी कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन की जो साइकिल होती है, ग्रोथ की और डिवीज़न की, उसी को हमने कहा है सेल साइकिल। सेल साइकिल कोशिका के पूरे जीवन काल को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है, कोशिका का जीवन कोशिका विभाजन से बनी पुत्री या संतति कोशिकाओं के रूप में शुरू होता है और अगले कोशिका विभाजन के समाप्त होने के साथ ही पूरा या समाप्त हो जाता है। वृद्धि की चरम सीमा पर पहुंचते ही कोशिका पुनः विभाजित हो जाती है। कोशिका चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को देखें तो कोशिका चक्र कोशिका निर्माण से प्रारंभ होकर उसके विभाजन और संतति कोशिकाओं के निर्माण तक की जो जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का एक चक्र है। इस चक्र में 4 संभावित चरण होते हैं। पहला कोशिका वृद्धि, दूसरा सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए का स्वप्रतिकरण, तीसरा द्विगुणित गुणसूत्र का संतति कोशिकाओं में सामान्य रूप से वितरण, और चौथा सेल डिवीज़न। जहाँ कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं की बात करें अगर, तो इसमें हार्वर्ड और पेले ने कोशिका चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की खोज की। नियमित रूप से विभाजित होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका चक्र की अवधि, ड्यूरेशन
10 से 30 घंटे के बीच होता है और इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। एक कहलाती है वृद्धि अवस्था, जिसको हमने इंटरफेज कहा है। दूसरी कहलाती है माइटोटिक डिवीज़न फेज या एम फेज, और तीसरी एक कहलाती है साइटोकाइनेसिस। इसमें केवल 2 दे रखी हैं कोशिका चक्र की, आप 2 ही याद करें। एक दे रखी है इसमें इंटरफेज और दूसरी एम फेज माइटोटिक फेज। साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं दे रखा। पहले इंटरफेज की बात कर रहे हैं हम। जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग स्टेज भी है। इसको हम एक नाम देते हैं रेस्टिंग स्टेज का। वास्तव में है क्या? 2 कोशिका विभाजनों के बीच की जो अवधि है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और उसमें कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकरण, ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे और महीन होते हैं और क्रोमेटिड जाल बनाते हैं तथा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों में उन सभी पदार्थों का संग्रह और संश्लेषण होता है जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज को हमने फिर 3 भागों में बांटा। पहली G1 फेज, दूसरी S फेज और तीसरी G2 फेज। G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। वास्तव में कोशिका विभाजन के द्वारा जो डॉटर सेल बनी, उसके बनते ही G1 फेज यानी पोस्ट माइटोटिक गैप फेज शुरू हो जाती है। इस अवस्था में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, एंजाइम्स का संश्लेषण, ये सब होता है। कोशिका विभाजन का 30 से 40% समय इसी प्रावस्था को पूर्ण होने में लगता है, G1 फेज को। गुणसूत्र इसमें लंबे हो जाते हैं, क्रोमेटिन तत्वों के रूप में पतले हो जाते हैं और केंद्रक में एक दूसरे के ऊपर फैले रहते हैं। इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन तंतुओं के कुछ भाग ज़्यादा संघनित हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। इन भागों के जीन सक्रिय नहीं रहते। पतले के तो जीन सक्रिय रहते हैं, जिसे यूक्रोमेटिन कहा था, लेकिन इनके जीन सक्रिय नहीं होते, मोटे भागों के। इन्हें हमने हीट्रोक्रोमेटिन कहा है। G1 फेज के लास्ट में कोशिका या तो एस प्रावस्था में, जिसे पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस कहा जाता है, उसमें प्रवेश करती है, या फिर अविभाजित रहने वाली G0 फेज में ही प्रवेश कर जाती है। G0 फेज की अवधि कोशिका की प्रकृति पर निर्धारित करती है। अब दूसरी प्रावस्था हम एस फेज, इसके बारे में कल आपसे डिस्कस करेंगे।